एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 111 टू 116, जिसमें हमने अच्छे से इस टॉपिक को जाना था और उसमें हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शंस डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ऑर्डर कैसे किया जाता है 111 में और 112 में हमने कोर्ट में अगर वह प्रेजेंट होता है वह पर्सन जिसके अगेंस्ट वह वारंट और समन आया है तो उसको वारंट समन एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वह ऑलरेडी ही कोर्ट में प्रेजेंट होता है, तो उसको कोर्ट बोल सकते हैं कि आप बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएं। और 113 में हमने बताया था कि अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट है तो उसको वारंट समन सेंड कर दिया जाता है। और 114 में हमने उसको उसके बारे में बताया था कि जो वारंट और समन होते हैं अगर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसके साथ ऑर्डर की कॉपी अटैच की जाती है। और 115 में हमने बताया था कि वह पर्सनल अटेंडेंस उसकी मैंडेटरी नहीं है, उसको वह अपने बिहार पे अपने एडवोकेट को अपीयर कर सकता है। और 116 में हमने बताया था कि जो इंक्वायरी है वो कब की जाती है, जब इंफॉर्मेशन मिलती है किसी पर्सन के अगेंस्ट जिसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने हैं, रिगार्डिंग इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। तो तक हमने सभी सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं और इसके हम फर्दर सेक्शन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि 117 से लेकर के सेक्शन 121 तक के सेक्शन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 117 सेक्शन है, उसमें क्या बात की गई है, ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, मतलब कि इसमें बाय कोर्ट ऑर्डर दिया जाता है कि वो सिक्योरिटी दे किसी पर्सन को जिसके अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है। सेक्शन 117 में क्या बात की गई है, इफ अपॉन सच इंक्वायरी, जब इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है अगर उस इंक्वायरी में ये प्रूव हो जाता है, क्या प्रूव हो जाता है, इट इज प्रूव्ड दैट इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, कि उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाए, सोसाइटी में शांति बनाए रखी जाए, शांति बनाए रखी जा सके, और जो उसका गुड बिहेवियर है उसको मतलब कि इसको उसका जो बिहेवियर गुड बिहेवियर है उसको बनाए रखा जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके, और जो सोसाइटी है सोसाइटी में पीस मेंटेन करके रखी जा सके। एज द केस में भी या फिर किसी केस में हो सकता है दैट द पर्सन इन रिस्पेक्ट वोम द इंक्वायरी इज मेड शुड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, तो बॉन्ड जो उसके अगेंस्ट ऑर्डर आया था और इंक्वायरी जैसे ही उसकी खत्म हो जाती है तो उसके बाद उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जा सकता है विद और विदाउट श्योरिटीज। श्योरिटी भी हो सकते हैं उसमें, श्योरिटी नहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट को ठीक लगेगा उसमें मेंशन करेगा वो अपने ऑर्डर में। द मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इसमें प्रोवाइजो दिए गए बी और सी, इसमें ये प्रोवाइजो क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी ऑफ नेचर ऑफ डिफरेंट फ्रॉम और ऑफ एन अमाउंट लार्जर देन और फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन दैट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 111। जैसे कि हमने 111 सेक्शन में पढ़ा था कि उसमें कोर्ट ऑर्डर देती है और उसमें क्या बोलती है कि उसमें वो उस ऑर्डर में उसके जो ग्राउंड्स है उसके अगेंस्ट जो पर्सन के अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हो तो उसके ग्राउंड इंस्टांसेस उसमें मेंशन होते हैं, और उसमें जो उससे सिक्योरिटी ली जानी है उसके बारे में बताया जाता है कि वो उसमें जो श्योरिटीज होते हैं उसके कितने मतलब कि कितनी उसमें श्योरिटीज होगी, उसका कितना अमाउंट होगा स्पेसिफाइड, उसको सिक्योरिटी देनी है, जो भी डायरेक्शन दिए हम ऑर्डर में कि उसको किस तरह से कितनी कितनी सिक्योरिटी देनी है। और जो ये 111 सेक्शन में हमने बात की थी, लेकिन हमने इसमें 111 सेक्शन में बात की थी जो उसमें उसने कोर्ट ने बताया था कि उसको कितना अमाउंट देना है और कितनी श्योरिटी देनी है, तो उसी तरह से जो उसने ऑर्डर किए थे पहले ऑर्डर में, तो उसमें उसने बताया था ऑलरेडी कि आपको ये सिक्योरिटी ऐसे देनी है। और जब वो 117 में ऑर्डर करती है कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कराए, तो कोर्ट उससे वही ऑर्डर में जो उसमें मेंशन था उसी तरह से उससे सिक्योरिटी लेगी। जो भी पहले वाले जो उसमें ऑर्डर था उसमें उसने शो कॉज नोटिस सेंड किया था, उसमें उससे सिक्योरिटी नहीं मांगी गई थी। अगर वह अपने रिप्लाई दे देता है वैलिड और उसके जो ग्राउंड होते हैं वो वैलिड होते हैं तो उससे सिक्योरिटी नहीं ली जाती, जो 111 सेक्शन में हमने पढ़ा था। लेकिन 117 में उससे सिक्योरिटी मांगी जा रही है, जैसे कि 111 में उसने कोर्ट ने बताया था कि ऑलरेडी कि उसको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है एज अ सिक्योरिटी और उसको उसमें कितनी श्योरिटी होगी, तो ये प्रोवाइजो में ए में बताया गया है। और जो बी प्रोवाइजर द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव, जो उसमें बॉन्ड एग्जीक्यूट करने उस पर्सन को तो उसमें वो फिक्स होगा, मतलब कि उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं लिया जा सकता, जैसे भी सर्कमस्टेंसेस के जो केस के सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके बेस पर, या फिर जो वो पर्सन है वो रिच है पुअर है उसको देखा जाएगा बाय द कोर्ट। अगर वह रिच है तो उससे ज़्यादा अमाउंट भी बोला जा सकता है, और जो पुअर है तो उसके हिसाब से उसके ऊपर जो सिक्योरिटी है उससे ली जाएगी। तो बी क्लोज में ये बात की गई है। और सी क्लोज है व्हेन द पर्सन इन रिस्पेक्ट फॉर्म द इंक्वायरी इज मेड एज ए माइनर, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट जो इंक्वायरी की गई थी और कोर्ट को लगता है इंक्वायरी के बाद कि उस पर्सन जो वो पर्सन है वो माइनर है, तो वो माइनर पर्सन है तो उससे सिक्योरिटी नहीं लेगी, तो किससे लेगी,
द बॉन्ड शैल बी एग्जीक्यूटेड ओनली बाय हिज सीओटी, तो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय हिज सीओटी, जो उसका सीओटी होगा उसके थ्रू ही बॉन्ड एग्जीक्यूट किए जाएंगे, माइनर के द्वारा नहीं किए जाएंगे। हमारा 117 सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 118 सेक्शन में क्या बात की गई है। द डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट, जिस पर्सन के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट। कैसे, इसमें बात की गई इफ ऑन एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 116, जैसे कि हमने 116 में बात की गई थी, इंक्वायरी कंडक्ट की थी कि पता किया जाए जिस पर्सन के अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है, तो उसमें वो इंक्वायरी कंडक्ट करती हैं ताकि ये पता लगा जा सके कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या गलत है, तो उस इंक्वायरी में पता किया जाता है। तो 118 सेक्शन में ये बात की गई है, वो इंक्वायरी हो जाती है 116 में। इट इज़ नॉट प्रूव दैट इट इज नेसेसरी, तो वो प्रूव नहीं होता है कि ये जरूरी नहीं है कि वो कि फॉर द पीस कीपिंग और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, कि उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराने के लिए बोला जाए उसके गुड बिहेवियर के लिए, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी में पता चला है कि जो इन्फॉर्मेशन आई थी किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो वह प्रूव नहीं हो सकी। तो एज द केस में भी, उस केस में दैट द पर्सन इन रिस्पेक्ट वॉम ही इंक्वायरी इज मेड, जिस पर्सन के रिस्पेक्ट में इंक्वायरी हुई थी, शुड एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, किसके लिए, बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए। द मजिस्ट्रेट शैल मेक एन एंट्री ऑन द रिकॉर्ड ऑफ दैट इफेक्ट, तो मजिस्ट्रेट उसमें एंट्री करेगा, रिकॉर्ड मतलब कि रिकॉर्ड करेगा ऑन दैट इफेक्ट, एंड इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी, अगर वह पर्सन कस्टडी में है, जो जिस पर्सन के अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन आई थी, तो ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ द इंक्वायरी, किस पर्पज के लिए, इंक्वायरी पर्पज के लिए उसको कस्टडी में लिया गया था। शैल रिलीज हिम, तो उसको उसके बाद इंक्वायरी खत्म होते ही उसको रिलीज कर दिया जाएगा अगर कोर्ट को लगता है कि उसमें कोई ऐसे ग्राउंड नहीं था कि उसको अरेस्ट किया गया है, जो उसके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड नहीं थी, तो उस पर्सन को अगर कस्टडी में ले गया तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। और इफ सच पर्सन इज नॉट इन कस्टडी, अगर वह पर्सन कस्टडी में नहीं है, शैल डिस्चार्ज हिम, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसको कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 118 था। अब हम चलते हैं 119 सेक्शन पर। 119 सेक्शन में बात की गई है कि कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, मतलब कि जो सिक्योरिटी है उसका वो कब शुरू होगा, उसका जो टाइम पीरियड है और कब तक होगा। इसमें इस सेक्शन में बताया गया है कि इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, इफ एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट वॉम एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिंग इज मेड अंडर सेक्शन 106 और सेक्शन 117, जैसे कि हमने 106 में बताया था कि किसी पर्सन को जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जो कोर्ट ऑफ सेशन है, अगर वो बोलते हैं कि बॉन्ड एग्जीक्यूट करा है उसके गुड बिहेवियर के लिए, और ताकि कीपिंग द पीस मतलब कि शांति बनाए रखे किसी सोसाइटी में, तो वह उसे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराती थी, और जो उसका टाइम पीरियड था वो 3 साल होता था। और जो 117 सेक्शन था, 117 सेक्शन में क्या बात की कि वो ऑर्डर दे सकती हैं एज अ सिक्योरिटी, तो जो उसका ऑर्डर होगा वो जो सिक्योरिटी के लिए होगा वो कब तक होगा, जो उसमें टाइम पीरियड मेंशन होगा, जैसे कि हमने 106 सेक्शन पढ़ा था, उसमें 3 साल का पीरियड होता था, 3 साल तक के कोर्ट अपने पास रखती थी। तो और जो 117 सेक्शन में जैसे भी ऑर्डर में डिफाइंड है उसी तरह से उससे सिक्योरिटी रखवाई जाएगी। एट द टाइम सच ऑर्डर इज मेड, जब ऑर्डर किया गया है, जब ऑर्डर दिया गया था उसी टाइम से वह टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, या फिर उसको जब सेंटेंस दी गई थी और अंडर गोइंग है सेंटेंस तब से। इम्प्रिजमेंट ऑफ द पीरियड फॉर विच सच इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड शैल कमेंस ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच सेंटेंस, मतलब कि उसको जो सेंटेंस दी गई है, इम्प्रिजमेंट दी गई है, उसको जो उसकी सिक्योरिटी रखी गई थी सेंटेंस में तब तक रखा जा सकता है, और अगर जब उसको ऑर्डर दिया गया था तब से वह टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जितना उसमें 100 कितना टाइम पीरियड जिसमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जो सेशन कोर्ट थी उसके द्वारा 3 साल तक का सिक्योरिटी रखवाई जा सकते हैं, तो वो ऑर्डर वहां से स्टार्ट होकर उसके फ्यूचर डेट में 3 साल तक की उससे सिक्योरिटी रखवाई जा सकती है। इसके फर्स्ट क्लोज में सिर्फ ये बात की गई है। और जो सेकंड क्लोज है, इन अदर केसेस में बात की गई है, सच पीरियड शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ सच ऑर्डर, मतलब कि जो अदर केसेस में जो टाइम पीरियड होगा वो कमेंस होगा उसी डेट से जब ऑर्डर दिया गया था। और अनलेस द मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट अगर ये बोल देता है फॉर सफिशिएंट रीजन, अपने सफिशिएंट रीजन देता है कि फिक्सेस लेटर डेट, मतलब कि उसकी जो डेट है वो फिक्स कर देता है मजिस्ट्रेट की उसी टाइम पर उसकी सिक्योरिटी है वो उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म होगा, उसको वहां तक उस डेट तक फिक्स कर दिया जाएगा बाय द मजिस्ट्रेट। ये एक अनलेस कंडीशन में आता है।
तो ये 119 हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 120 सेक्शन में 120, जिसमें कंटेंट की बात की है बॉन्ड के, जो इसमें कंटेंट बताएगा कि बॉन्ड के क्या होंगे। द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूट बाय सच पर्सन शैल बाइंड हिम टू कीप द पीस और टू बी गुड बिहेवियर। मतलब कि जो उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जा रहा है उस पर्सन से, वो किस लिए किया जा रहा है, ताकि सोसाइटी में शांति बनाए रखी जा सके और जो उसके गुड बिहेवियर को मेंटेन किया जा सके। ये दोनों ही उसको मेंटेन करने हैं बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के बाद। अगर वे नहीं करता है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी कोर्ट। तो इसमें बात की गई एज द केस में भी, किस केस में, एंड द इन द लेटर केस द कमीशन और अटेम्प्ट टू कमिट और द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हेनेवर इट मे बी कमिटेड इज द ब्रीच ऑफ द बॉन्ड। अगर वह कोई भी ऑफेंस कमिट करता है जो कि पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट, तो अगर वह अबेटमेंट भी करता है, कमिट भी करता है या अटेम्प्ट करता है, तो उस केस में उसके जो बॉन्ड है वो ब्रीच हो जाएंगे। तो कोर्ट ब्रीच होने के बाद उस पर्सन को पकड़ेगी और उसको मतलब कि उसको कस्टडी में ले लेगी और जो उसके बॉन्ड एग्जीक्यूट किए गए थे वो ब्रीच हो जाएंगे, उसके बॉन्ड को भी अटैच कर लेगी कोर्ट। तो इसमें 120 सेक्शन में ये बात की गई इसके जो कंटेंट थे बॉन्ड के। और जो 121 है इसमें रिजेक्शन की बात की गई। रिजेक्ट, जो सियोरिटी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये कोर्ट के पास पावर है सियोरिटी रिजेक्ट करने की, पावर टू रिजेक्ट सियोरिटीज। फर्स्ट क्लोज है, फर्स्ट क्लोज में बताया गया कि ए मजिस्ट्रेट में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी सियोरिटी ऑफर्ड और में रिजेक्ट एनी सियोरिटी प्रीवियसली एक्सेप्टेड बाय हिम और हिज प्रीडिसेसर अंडर दिस चैप्टर ऑन द ग्राउंड दैट सच सियोरिटी इज अनफिट पर्सन पर्पसेज ऑफ द बॉन्ड। मतलब कि इसमें बात की है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने से क्या सियोरिटी को, और वो रिजेक्ट कर देता है उस सियोरिटी को जो पहले उसके द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई थी वह सियोरिटी, लेकिन बाद में सियोरिटी को रिजेक्ट कर देता है और प्रीडेसेसर अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में ऑन द ग्राउंड दैट सच सियोरिटी इज एन अनफिट पर्सन। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो वो सियोरिटी है अगर वह अनफिट पर्सन है, तो कोर्ट फिर भी उसको रिजेक्ट कर सकती है फॉर द पर्पसेज ऑफ द बॉन्ड। किस पर्पस के लिए? बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने के पर्पस के लिए। बॉन्ड विद श्योरिटी बताया गया होगा मजिस्ट्रेट द्वारा कि उसको विद श्योरिटी ही एग्जीक्यूट कराना है। इसमें एक प्रोवाइजो दिया है फर्स्ट क्लोज में, प्रोवाइडेड दैट बिफोर सो रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग एनी सच श्योरिटी। अगर पहले मजिस्ट्रेट ने क्या किया होगा, रिफ्यूज कर दिया होगा एक्सेप्ट करने से और रिजेक्टिंग एनी सच श्योरिटी, जो रिजेक्ट कर दी गई थी श्योरिटी को, ही शैल either himself hold an inquiry or not into the fitness of the surety। तो उसको रिजेक्ट करने से पहले श्योरिटी को मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा जिसमें पता लगाया जाएगा कि जो श्योरिटी है वो फिट है या अनफिट है फॉर दी बॉन्ड एग्जीक्यूट के लिए, मतलब कि ताकि बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जा सके विद श्योरिटी। और cause such inquiry to be held on a report to be made thereon by a magistrate subordinate to him। जो वो रिपोर्ट है वो बनाई जाएगी उसके सबॉर्डिनेट द्वारा, जो मजिस्ट्रेट का सबॉर्डिनेट होगा, और जो इंक्वायरी है उसमें मतलब कि वो हेल्ड करेगा इंक्वायरी मजिस्ट्रेट, उसके द्वारा ये पता लगाया जाएगा कि वो जो श्योरिटी है वो फिट है या फिर अनफिट है। तो उसके बेस पर उसको रिजेक्ट भी कर सकती है और उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है उस श्योरिटी को। तो ये फर्स्ट क्लोज के प्रोवाइजो था। अब हम चलते सेकंड क्लोज में, सच मजिस्ट्रेट शैल बिफोर होल्डिंग द इंक्वायरी। मतलब कि जब मजिस्ट्रेट होल्ड करता है, मतलब कि इंक्वायरी को होल्डिंग करता है, तो उससे पहले गिव रीजनेबल नोटिस टू द, मतलब कि इंक्वायरी होल्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट को नोटिस देना होगा, किसको? टू द श्योरिटी, और उस पर्सन को जो श्योरिटी जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करा रहा है, और टू द पर्सन बाय वोम द श्योरिटी वाज ऑफर्ड एंड शैल इन मेकिंग द इंक्वायरी रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस एड्यूस्ड बिफोर हिम। ताकि मतलब कि इसमें ये बात की गई जो मजिस्ट्रेट है वो नोटिस इशू करेगा, जो श्योरिटी को रिजेक्ट करना है तो उसको पहले नोटिस इशू करेगा, किसको? श्योरिटी को, ताकि वो कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस करे उसके सब्सटेंस में कि वो अनफिट क्यों है, और मतलब कि वो फिट है उसके लिए, किसके लिए? ताकि जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहा है पर्सन के, और उस पर्सन को भी नोटिस भेज दिया जाएगा बाय द मजिस्ट्रेट। लेकिन रिजेक्ट करने से पहले नोटिस भेजा जाता है। उसके बाद उसके जो पर्सन है श्योरिटी, फिर एक इंक्वायरी होल्ड की जाती है ताकि उसमें पता लगाया जा सके कि वो पर्सन अनफिट है या फिट है। और जिसको थर्ड क्लोज है, इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाता है, किसके लिए? आफ्टर कंसिडर द एविडेंस सो एड्यूस्ड, जो उसके सामने एविडेंस रखे थे अंडर क्लोज 2 में जो हमने बात की है, आइदर बिफोर हिम और बिफोर ए मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट के सामने आए थे डिप्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1, जैसे कि हमने सबसेक्शन 1 में बताया था, अगर वो रिजेक्ट कर देता है। रिपोर्ट ऑफ सच मजिस्ट्रेट,
जो उसकी रिपोर्ट के बेस पर मजिस्ट्रेट की दैट द श्योरिटी इज एन अनफिट, जो कि श्योरिटी अनफिट था, अनफिट पर्सन था फॉर द पर्पसेज ऑफ द बॉन्ड, किस पर्पस के लिए, बॉन्ड पर्पस के लिए। ही शैल मेक एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, तो फिर क्या मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको रिफ्यूज कर देगा एक्सेप्ट करने के लिए एज अ श्योरिटी, और उसको रिजेक्ट कर देगा। एज द केस में भी सच श्योरिटी एंड रिकॉर्डिंग हिज रीजन फॉर सो डूइंग, तो कोर्ट जब उस श्योरिटी को रिजेक्ट करेगी तो उसके लिए वह एक रीजनेबल उसमें रीजंस रिकॉर्ड करेगी जो मजिस्ट्रेट करती है कि उसको किस बेस पर रिजेक्ट किया गया है श्योरिटी को। और जो इसमें प्रोवाइड्स है थर्ड क्लोज का, उसमें बात की गई प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एनी श्योरिटी हु हैज प्रीवियसली बीन एक्सेप्टेड, मतलब इसमें बात की गई जो पहले श्योरिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया था लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट कर रहा है मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट शैल इशू हिज समन और वारंट, तो मोर एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एनी श्योरिटी हु हैज प्रीवियसली बीन एक्सेप्टेड, मतलब कि ऐसा श्योरिटी जो पहले एक्सेप्ट कर लिया गया था श्योरिटी को लेकिन बाय ऑर्डर उसको रिजेक्ट करना है श्योरिटी को, तो द मजिस्ट्रेट शैल इशू इज समन और वारंट, तो उसके लिए पहले उसको मजिस्ट्रेट को समन और वारंट इशू करने पड़ेंगे उस श्योरिटी के लिए ताकि वो कोर्ट में आए, अपियर हो कोर्ट में एज ही थिंक्स, फिर जैसे कि कोर्ट को ठीक लगे, एंड कॉज द पर्सन फॉर होम द श्योरिटी इज बाउंड टू अपियर, तो वो पर्सन बाउंड हो जाएगा जब समन और वारंट बाय द मजिस्ट्रेट उसको पेश होने के लिए, उसको कोर्ट में बुलाने के लिए अगर समन और वारंट इशू करती है तो उसके बाद उसको रिजेक्ट करेगी उस श्योरिटी को। अगर वे नहीं आता है किसी भी केस में तो उस पर्सन को रिजेक्ट कर देगी कोर्ट समन और वारंट इशू करने के बाद भी। तो ये हमारे थर्ड क्लोज का प्रोवाइजो था। ये हमारे 121 तक सेक्शन कंप्लीट हो गया है और इसके अगली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 122, 123 और 124, जिसमें ये 3 सेक्शन डिस्कस होंगे, बहुत ही मेन सेक्शन होंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें जिसमें आपको इसकी वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओके बाय।